Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। और हम अपने सभी मौजूदा मेंबर्स को उनके लगातार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सच में आपके बिना इस तरह की गहरी जानकारी तैयार करना संभव ही नहीं होता। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आर.एस. शर्मा की जो पुरानी एनसीईआरटी है, उसका पहला अध्याय प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। तो चलिए इस पर एक गहरी पड़ताल करते हैं। मतलब पहला सवाल जो किसी के भी मन में आता है वो ये है कि आखिर हजारों साल पुरानी बातें, राजा, लड़ाइयाँ, पुराने रीति रिवाज, आज की तारीख में इनका क्या काम? बिल्कुल। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को ये सब क्यों पढ़ना चाहिए? क्या ये सिर्फ रट्टा मारने वाले कुछ फैक्ट्स हैं या इससे कुछ बड़ा हासिल होता है? देखिए, ये सवाल हर तैयारी करने वाले के मन में आता ही आता है और ये अध्याय इसी क्यों का जवाब देता है। प्राचीन इतिहास, आप समझिए, सिर्फ घटनाओं का एक कलेक्शन नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि हमारे समाज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बना कैसे। ऑपरेटिंग सिस्टम, वाह, ये तो बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। जी, ये बताता है कि हमारे देश में पहली इंसानी बस्तियां कैसे बनी, कैसे लोगों ने जीना सीखा और कैसे वो बुनियाद रखी गई जिस पर आज का भारत खड़ा है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शायद खेती से? बिल्कुल। जब इंसान ने खेती करना सीखा तो ये सिर्फ पेट भरने का एक नया तरीका नहीं था, ये एक क्रांति थी। अच्छा। पहली बार इंसान को एक जगह टिक कर रहने का मौका मिला। इसी से गांव बसे और जब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा तो व्यापार शुरू हुआ। हाँ, मतलब सरप्लस। हाँ, सरप्लस। इसी अधिशेष ने शहरों के विकास का रास्ता खोला। असल में हमारी पूरी आर्थिक और सामाजिक संरचना की जड़ें इसी कृषि क्रांति में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आज किसी परंपरा को देखते हैं तो हम असल में हजारों साल की एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का अंतिम परिणाम देख रहे होते हैं। एकदम सही। जैसे आज की विवाह पद्धतियां या जो हमारी फैमिली के स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी जड़ें शायद गुप्तकाल या उससे भी पहले के समाज में मिल सकती हैं। आपने एकदम सही पकड़ा और यूपीएससी इसी कनेक्शन को पकड़ने के लिए कहती है। प्रीलिम्स में शायद फैक्ट पूछ लें, लेकिन मेंस में सवाल यही आएगा कि प्राचीन काल की सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं ने वर्तमान भारत को कैसे आकार दिया है। और बिना इस समझ के जवाब लिखना नामुमकिन है। अच्छा, तो ये तो हुई सामाजिक और आर्थिक बुनियाद की बात, लेकिन इस अध्याय का एक बहुत बड़ा फोकस अनेकता में एकता पर भी है। बिल्कुल। तो ये अनेकता में एकता सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि ये तो हमारे देश के डीएनए में कोड किया हुआ है। सही बात है। ये जानना किसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है, इस विचार को और भी शक्तिशाली बना देता है। बिल्कुल। और ये एकता किसी एक दिन में नहीं बनी, ये सदियों की प्रक्रिया का नतीजा है। भारत में आप देखें, प्रागैतिहासिक काल से ही अलग अलग नस्लों के लोग आते रहे। प्री आर्यन, इंडो आर्यन, ग्रीक, शक, हूण, तुर्क, लिस्ट तो बहुत लंबी है। हाँ, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन एक सवाल है, जब इतने सारे अलग अलग समूह एक जगह आते हैं तो अक्सर टकराव होता है। यहाँ ऐसा क्या अलग हुआ कि वे सब भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गए? यहाँ जो हुआ वो सिर्फ टॉलरेंस या सहनशीलता नहीं थी, ये अब्जॉर्प्शन यानी आत्मसात करने की एक अनूठी क्षमता थी। अच्छा। कई दूसरी प्राचीन सभ्यताओं ने या तो बाहरी समूहों को पूरी तरह खत्म कर दिया या उन्हें अलग थलग रखा। भारत में एक ऐसा सिस्टम विकसित हुआ जिसने बाहरी समूहों को अपनी सामाजिक व्यवस्था में एक जगह दे दी। उनकी पहचान पूरी तरह मिटी नहीं, बल्कि भारतीय पहचान का एक नया हिस्सा बन गई। यही समावेशिता भारत को बाकी सभ्यताओं से अलग करती है। जब हम बात कर रहे थे कि शक, हूमे जैसे बाहरी समूह यहाँ आकर घुल मिल गए, तो सवाल उठता है कि ये प्रक्रिया होती कैसे थी? मतलब समाज में उनका कोई स्थान निर्धारित होता था? यहीं पर शायद वर्ण व्यवस्था की भूमिका सामने आती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वर्ण व्यवस्था, जो शुरू में शायद कर्म आधारित रही होगी, धीरे धीरे जन्म आधारित और ज्यादा कठोर हो गई। इसकी एक खासियत ये थी कि इसने बाहरी समूहों को समाज में एक जगह दी, अक्सर उन्हें लड़ने भिड़ने वाले समूह के तौर पर क्षत्रिय का दर्जा देकर। अच्छा। इसने उन्हें भारतीय समाज का हिस्सा तो बना लिया, लेकिन साथ ही एक सामाजिक ऊंच नीच की व्यवस्था भी कायम कर दी,
जिसका असर आज तक दिखाई देता है। तो ये एक जटिल प्रक्रिया थी जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू थे। और यही मिलावट हमें धर्मों में भी दिखती है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सब यहीं पैदा हुए। हाँ। लेकिन वो एक दूसरे से लड़ते हुए भी एक दूसरे से सीखते रहे। हाँ, इसे सिंक्रेटिज्म या समन्वयवाद कहते हैं। एक धर्म के विचार दूसरे धर्म में पहुंचे, देवताओं, पूजा पद्धतियों और दार्शनिक विचारों का आदान प्रदान हुआ। इसी वजह से आज आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, खान पान, पहनावा, भाषा भले ही अलग हो, लेकिन जीवन को देखने का एक नजरिया, एक सांस्कृतिक लय लगभग एक जैसी मिलेगी। तो इस एकता के विचार को, इस भारतवर्ष की कल्पना को बनाए रखने के लिए क्या कोई ठोस कोशिशें भी हुई? बिल्कुल हुई, और ये कोशिशें राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर थी। राजनीतिक स्तर पर चक्रवर्ती का आदर्श था। चक्रवर्ती को तो हमेशा एक ऐसे राजा के तौर पर देखा जाता है जिसने सबको जीत लिया हो। क्या ये सिर्फ इतना ही था? नहीं, चक्रवर्ती का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक बड़ा राजा होने से कहीं ज्यादा था। अच्छा। इसका मतलब था एक ऐसा शासक जिसका चक्र या रथ बिना किसी रुकावट के पूरे भूभाग पर घूम सके। यानी एक ऐसा आदर्श राजा जो सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि नैतिक और धार्मिक रूप से भी पूरे क्षेत्र को एक सूत्र में पिरोए। अच्छा, तो ये एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ज्यादा एक सांस्कृतिक आदर्श था। बिल्कुल। और इस आदर्श को हकीकत में बदलने की कोशिशें भी हुईं, जैसे अशोक या समुद्रगुप्त ने की। अशोक ने तो लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक शासन के नीचे ला दिया था। हाँ, और अशोक का उदाहरण इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने धम्म के जरिए एक नैतिक और सांस्कृतिक एकता बनाने की कोशिश की। लेकिन राजनीतिक एकता हमेशा नहीं रहती थी। साम्राज्य बनते थे और टूट जाते थे। जो चीज ज्यादा स्थायी साबित हुई वो थी सांस्कृतिक एकता। और इस सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने में भाषा का बहुत बड़ा हाथ था। भाषा का जिक्र आते ही अशोक के शिलालेख याद आते हैं जो प्राकृत में थे। बिल्कुल। अशोक के समय प्राकृत आम लोगों की भाषा थी, इसीलिए उन्होंने अपने संदेश इसी में लिखवाएं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें। एक तरह की लिंग्वा फ्रैंका जैसी। हाँ, उस समय की लिंग्वा फ्रैंका या संपर्क भाषा थी। लेकिन ये भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि प्राकृत प्रशासन की भाषा थी, जबकि संस्कृत ज्ञान और धर्म की भाषा बनती जा रही थी। अच्छा। ये दोनों भाषाएं एक ही समय में अलग अलग भूमिकाएं निभा रही थी। लेकिन क्या संस्कृत के बढ़ते प्रभाव से एक भाषाई खाई नहीं बनी? मतलब एक तरफ विद्वानों और दरबार की संस्कृत थी और दूसरी तरफ आम लोगों की प्राकृत और दूसरी भाषाएं। क्या इससे ज्ञान कुछ खास लोगों तक सीमित नहीं हो गया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और हाँ, ऐसा हुआ भी। गुप्त काल आते आते संस्कृत ने प्रशासन की भाषा के तौर पर भी प्राकृत को पीछे छोड़ दिया। रामायण, महाभारत, पुराण, कालिदास की रचनाएं सब संस्कृत में थी। सही बात है। इसने निश्चित रूप से ज्ञान को एक अभिजात्य वर्ग तक सीमित किया। लेकिन इसी संस्कृत ने पूरे देश के पढ़े लिखे वर्ग को, चाहे वो उत्तर में हो या दक्षिण में, एक कॉमन बौद्धिक मंच दिया। अच्छा, मतलब देश के अलग अलग कोनों में बैठे विद्वान एक दूसरे के काम को पढ़ और समझ सकते थे। बिल्कुल। और रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों ने तो शायद इस भाषाई खाई को पाटने का भी काम किया होगा। क्या बात है, ये कमाल का पॉइंट है। इन महाकाव्यों के साथ कुछ अनोखा हुआ। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म अलग अलग भाषाओं में डब होती है। हाँ, सही उदाहरण है। किरदार, कहानी वही रहती है, बस भाषा बदल जाती है ताकि हर कोई उससे जुड़ सके। एग्जैक्टली। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में ये काम रामायण और महाभारत ने किया। संस्कृत से निकलकर ये महाकाव्य देश की हर भाषा में रचे गए, लेकिन उनका मूल संदेश, उनके पात्र और उनसे जुड़ी नैतिक शिक्षाएं पूरे देश में एक रहीं। उन्होंने एक साझा सांस्कृतिक चेतना का निर्माण किया जो किसी भी साम्राज्य से ज्यादा शक्तिशाली थी। तो कुल मिलाकर अगर हम इस अध्याय का सार निकालें तो प्राचीन भारत का इतिहास हमें ये सिखाता है कि भारत की पहचान किसी एक नस्ल, एक भाषा या एक धर्म से नहीं बनी है। यह लगातार चली आ रही मिलावट की, एक दूसरे में घुल मिल जाने की कहानी है। एकदम सही। और ये आज के लिए सबसे बड़ी सीख है। ये हमें एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देता है। जब हम वर्तमान में कोई सामाजिक या सांस्कृतिक मुद्दा देखते हैं तो प्राचीन इतिहास का ज्ञान हमें उसकी गहरी जड़ों को समझने में मदद करता है। सही बात है। यह हमें बताता है कि विविधता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है, जिसने हमें हजारों सालों तक टिकाए रखा है। तो आज की चर्चा से सबसे बड़ा सबक क्या है?
प्राचीन इतिहास का अध्ययन केवल तारीखों और राजाओं के नामों को याद करने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे देश की नींव कैसे रखी गई, हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी सामाजिक संरचना और सबसे महत्वपूर्ण हमारी अनेकता में एकता की भावना। बिल्कुल। और ये आज के संदर्भ में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह हमें अपनी पहचान की गहरी समझ प्रदान करता है और बताता है कि सदियों से विभिन्न संस्कृतियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे एक साझा पहचान बनाई है। यह हमें रटने से बचाकर विश्लेषण करने की क्षमता देता है, जो यूपीएससी की असली मांग है। तो सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार, प्राचीन भारत द्वारा स्थापित अनेकता में एकता का यह अनूठा मॉडल, जहां चीजों को मिटाया नहीं बल्कि जोड़ा जाता था, आज की इस ग्लोबल दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखता है। इस तरह की और भी ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमें समर्थन देने हेतु सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सब्सक्राइब करना और मेंबरशिप से जुड़ना न भूलें। हम अपने सभी सदस्यों को उनके समर्थन के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके सहयोग से ही हम इस तरह का कंटेंट आप तक ला पाते हैं। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.